गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपकी हिंदी टीचर रीता भटनागर आज आपको हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ाऊंगी, जिसे इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं, वो आप ध्यान से देखेंगे पहले और समझेंगे। जैसे मैंने लिखा रवि दौड़ता है, और मैंने जहाँ अंडरलाइन किए देखिए, रवि दौड़ता है, सुमन पत्र लिखती है, यह कमल है। अब इसमें मैंने अंडरलाइन किए दौड़ता है, लिखती है यानी अंडरलाइन करने का मतलब यहाँ पे काम हो रहा है कुछ क्रिया का, इसे हम क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में दौड़ता है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में, दूसरे में है रवि में दौड़ने का काम है, तथा लिखती है से सुमन के लिखने का कार्य है। इससे कमल के होने का भाव प्रकट होता है। जैसे यह कमल है तो यह कमल के होने का भाव प्रकट होता है। अतः ये शब्द सब क्या है, क्रियाएं हैं। यानी यहाँ कोई काम हो रहा है, वाक्य में जहाँ कोई कार्य होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब इसकी व्याकरणिक परिभाषा आप कैसे देंगे? किसी कार्य के करने या होने का बोध, यानी हमें जहाँ पता चले कि यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, हमें बोध हो, ज्ञान हो वाक्य में, वह वाक्य कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। फिर से देखिए, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। समझ में आया क्रिया किसे कहते हैं? जैसे उदाहरण में बता देती हूँ, नाचना, खाना, रोना, हंसना, ये सब क्या है, क्रिया है। कोई ना कोई काम हो रहा है हर में, इसलिए क्रिया है। धातु, किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में, यानी धातु किसे कहते हैं? किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश मानी भाग समान रूप से मिलता है उसे क्रिया की धातु कहते हैं। वापस रिपीट करती हूँ, किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है उसे क्रिया की धातु कहते हैं। जैसे मैंने यह उदाहरण देके समझाया है, धीरे धीरे चलना चाहिए, चलना के लिए मैंने अंडरलाइन करा है, धीरे धीरे चलना चाहिए, वह धीरे धीरे चलता है। ध्यान से देखिए इन वाक्यों को, दोनों में चलना और चलता एक से ही शब्दों का प्रयोग हो रहा है। इन वाक्यों में क्रिया का अंश चल समान रूप से दोनों वाक्यों में आया है, अतः चल धातु है। हम क्या कहेंगे? चल धातु है दोनों। धातु में ना जोड़ने पर, अगर हम कोई सी धातु में ना जोड़ देते हैं, क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण देके समझाया, सामान्य रूप कौन कौन से होते हैं? लिख के आगे हमने ना लिख दिया तो बन गया लिखना, बोल के आगे ना लगा दिया तो बोलना, हंस ना, देखना। और धातु रूप क्या कौन से है इसके? देख, लिख, बोल, हंस। समझ में आया? ये है धातु रूप। अब मैं आपको कर्म के आधार पर क्रिया के भेद समझाती हूँ। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए गए हैं, पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। पहला क्रिया का भेद कहलाता है अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अब मैं इनको विस्तार से समझाऊंगी। पहला अकर्मक क्रिया, देखिए बच्चों, जैसे नाम से ही प्रकट हो रहा है अकर्मक, सिंपल डेफिनेशन कि जिसमें अकर्मक कर्म नहीं हो। अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म का। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे राम हंसता है, सीता रोती है। यहाँ हंसना और रोना क्रियाओं का फल उनके कर्ता कौन है? राम और सीता पर पड़ता है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया से पहले किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर न मिले, अगर आपको पहचानना है वाक्य में ये अकर्मक क्रिया कैसे है, तो क्रिया के पहले आप क्या लगाएंगे? किसको लगाकर हम प्रश्न करेंगे, तो यदि उत्तर न मिले तो वह क्रिया अकर्मक मानी जाती है। यानी पहचानने का तरीका बता रही हूँ मैं। क्रिया से पहले किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर न मिले तो वह क्रिया अकर्मक मानी जाती है। दूसरी हमारी क्रिया है सकर्मक क्रिया। सकर्मक, देखिए स मानी साथ में, कर्म मानी कर्म के साथ जो क्रिया होती है वो सकर्मक कहलाती है। अब समझिए बच्चों, सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर भी पड़े तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे उदाहरण समझिए, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता फूल तोड़ती है। यहाँ पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक, पढ़ना क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे, तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म है। तथा तोड़ना क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? फूल तोड़ा जा रहा है, फूल कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए अतः ये क्रियाएं सकर्मक है, क्योंकि क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग है, इसलिए ये क्रिया सकर्मक है। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। अब देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो भेद कौन से होते हैं?
मूल क्रिया वह है जो किसी दूसरे शब्द से ना बनी हो। मूल क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें किसी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो, जैसे खाना, करना, चलना, बैठना आदि। यौगिक क्रिया, नाम से ही यौगिक मानी, जो क्रिया किन्हीं अन्य शब्दों के योग, यानी योग मानी जोड़ने से बनती है, जो क्रिया किन्हीं अन्य शब्दों की योग से बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना से हम बना लिया हमने चलाना, खाना से खिलाना, रंग से रंगना। यहाँ पे मैंने रेखांकित किया है इन शब्दों को, ध्यान से देखेंगे। चलना से चलाना, खाना से खिलाना, रंग से रंगना। यौगिक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उसकी बात सुन लो, जैसे मैंने उदाहरण दिया, उसकी बात सुन लो। यहाँ सुन और लो, देखिए मैंने यहाँ रेखांकित किया आपको जिससे समझ में आ जाए। यहाँ सुन और लो, दो क्रियाओं के मेल से सुन लो क्रिया बनी है। सुन और लो दो शब्द हैं और इनसे हमने कौन सी क्रिया बना ली? सुन लो, यानी उसकी बात सुन लो। तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ब है नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे गर्म से गरमाना, शर्म से शर्माना। गर्म शब्द से क्या बनी क्रिया? गरमाना। शर्म से शर्माना और लाज से लजाना, इसलिए नाम धातु क्रिया ये उदाहरण है। स है प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करे, किसी दूसरे से करवाए, तब वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी काम दूसरे के द्वारा किया जाए। जब कर्ता काम करने वाला खुद ना करे बल्कि किसी दूसरे से वह काम करवाए तो वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। जैसे लिखवाना, एक तो होता है लिखना, लिखना तो यानी स्वयं लिखना, और लिखवाना किसी और से लिखवाना। पढ़वाना, बुलवाना, सिलवाना। केशव ने मोहन से पत्र लिखवाया। केशव ने वो काम स्वयं नहीं करा, मोहन से पत्र लिखवाया, इसलिए यहाँ पर लिखवाया शब्द क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखिए लास्ट है पूर्वकालिक क्रिया। जब दो वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तब पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, या खाकर शब्द पूर्वकालिक क्रिया है। इसके बाद अब आपको कल ये क्रिया पहले आप याद करेंगे और काम करने समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं आपको कल इसका बारे में दोबारा गृह कार्य डालूंगी जिससे आपको ये समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।